अगर ये एलिमिनेशन कर रही है तो इसमें E1 होगा या E2 होगा, और अगर ये सब्स्टिट्यूशन कर रही है तो इसमें SN1 होगा या SN2 होगा। ये बड़ी समस्या है कि नहीं बताओ, आप खुद ईमानदारी से सोचिए। आप जब ये क्वेश्चन करते हैं SN1 SN2 के और E1 E2 के, तो आपसे पूरा कॉन्फिडेंस आपके दिमाग में नहीं आ पाता, आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं रहते क्वेश्चन के लिए। आपको ये पता नहीं लग पाता है कि इसमें एलिमिनेशन करना है या सब्स्टिट्यूशन करना है। कई बार जो हम सोचते हैं वो नहीं होता और उल्टा हो जाता है। इसी को समराइज करने के लिए एक शॉर्ट तरीके से आपको बताने के लिए मैं लेके आया हूं पॉइंट, जिसमें मैं E1 E2, SN1 SN2 और SN वर्सेस E को एक्सप्लेन करूंगा। हेलो स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म में एक टॉपिक आता है SN1 SN2 और E1 E2। मैंने देखा है कि बच्चे बड़े परेशान होते हैं SN1 SN2 और E1 E2 में, और ऑब्वियसली परेशान होना भी चाहिए। एक्चुअली इसमें एक समस्या ये होती है कि जैसे एल्काइल हैलाइड है, एल्कोहल है, ये ऐसे कंपाउंड है जिनमें SN भी चलती है और E एलिमिनेशन भी चलती है। तो बालक इस चीज को जज नहीं कर पाता कि कब तो इसमें SN चलेगी और कब इसमें E होगी। कई बार वो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते टाइम SN कर देते हैं और पता लगा प्रोडक्ट यानी कि आंसर जो है वो एलिमिनेशन से आ रहा है, और कभी वो एलिमिनेशन कर देते हैं तो पता लगा ऑप्शन में आंसर सब्स्टिट्यूशन से आ रहा है। कैसे जज करें कि ये एलिमिनेशन में जाने वाली रिएक्शन है या इसमें सब्स्टिट्यूशन होने वाला है? अगर ये एलिमिनेशन कर रही है तो इसमें E1 होगा या E2 होगा, और अगर ये सब्स्टिट्यूशन कर रही है तो इसमें SN1 होगा या SN2 होगा। ये बड़ी समस्या है कि नहीं बताओ, आप खुद ईमानदारी से सोचिए। आप जब ये क्वेश्चन करते हैं SN1 SN2 के और E1 E2 के, तो आपसे पूरा कॉन्फिडेंस आपके दिमाग में नहीं आ पाता, आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं रहते क्वेश्चन के लिए। आपको ये पता नहीं लग पाता है कि इसमें एलिमिनेशन करना है या सब्स्टिट्यूशन करना है। कई बार जो हम सोचते हैं वो नहीं होता और उल्टा हो जाता है। इसी को समराइज करने के लिए एक शॉर्ट तरीके से आपको बताने के लिए मैं लेके आया हूं पॉइंट, जिसमें मैं E1 E2, SN1 SN2 और SN वर्सेस E को एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ही शानदार टॉपिक है, समझिए, क्योंकि कितना इंपॉर्टेंट है इसे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में से ही क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर किसमें से आएगा? तो इनमें से तो चांस बनते हैं, क्योंकि SN SN जो होती है, SN1 SN2, ये दोनों रिएक्शन आपको पूरा हेलोजन डेरिवेटिव कंप्लीट करवाएगी। हेलोजन डेरिवेटिव पूरा इसी पे बेस्ड है, मैक्सिमम रिएक्शंस हेलोजन डेरिवेटिव की इसी पे आती है। इसी तरह एल्कीन की जो रिएक्शंस हैं और भी जो एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं वो सब E1 E2 पे बेस्ड होती है। तो इंपॉर्टेंट वर्ड कहना तो गलत है, ये तो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये चीज तो छोड़िए कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, आप बस इतना सा ध्यान दीजिए कि मुझे कैसे इसको जज करना है, कैसे डिफाइन करना है कि SN लगेगा या E लगेगा। एक बार वो सीख लीजिए, फिर आपके डाउट नहीं रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप तुरंत क्वेश्चन देख के पहचान लोगे कि इसमें मुझे SN करना है या एलिमिनेशन करना है, SN1 SN2 करना है या E1 और E2 में से कोई करना है। देखिए, SN और E को मैं कंपैरेटिवली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी आपको कोई रिएक्शन एल्काइल हैलाइड अल्कोहल के साथ दे रखी हो तो आपको कंडीशंस को चेक करना है कि कंडीशन क्या लिखी है। अगर मान लीजिए बेस में अल्कोहल मिला के दे रखा है, जैसे आपसे कहा जाए KOH इन CH3OH, मिथाइल एल्कोहल में KOH डाल रखा है, यानी KOH में मिथाइल एल्कोहल डाल रखा है। या आपसे कहा जाए कि NaOH में अल्कोहल मिला रखा है, NaNH2 में अल्कोहल मिला रखा है, कोई एल्कोक्साइड ले रखा है, सोडियम एल्कोक्साइड, पोटेशियम एल्कोक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड, पोटेशियम मिथॉक्साइड, और उसमें अल्कोहल मिला रखा है। अल्कोहल को वो कई बार तो AlCOHOL अल्कोहल ही लिख देते हैं, तो कई बार MEOH यानी मिथाइल अल्कोहल लिख देते हैं, तो कई बार ETOH यानी इथाइल अल्कोहल लिख देते हैं, कभी टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, मतलब कि एल्कोहल लिखते हैं। कुल मिला के वो कैसे भी लिखते हैं, या तो बिल्कुल वर्ड लिख देते हैं एल्कोहल, या फिर किसी एल्कोहल का फॉर्मूला या उसका नाम लिख देते हैं। अगर एल्कोहल दिख जाए तो समझ जाना कि मुझे SN नहीं करनी है, E करनी है, और अगर उसमें पानी मिला हुआ दिख जाए तो समझ जाना मुझे SN करनी है। एल्कोहलिक बेस E,
एक्वस बेस एसएन, एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन, एक्वस KOH एसएन सब्स्टिट्यूशन, एल्कोहलिक NaOH एलिमिनेशन, मोइस्ट Ag2O यानी AgOH जो भी है बेस एक्वस है तो वो एसएन कराएगा। इसी तरह एल्कोहलिक NaNH2, एल्कोहलिक RONA, इधर एक्वस NaOH, RONA अकेला लिखा हो तो भी एसएन कराना। RONA यहां अल्कोहल के साथ है, यहां अकेला है। RONA अकेला लिखा हो, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम पोटेशियम एल्कोक्साइड जो भी लिखा हो वो एसएन ही कराएगा। बस ध्यान रखें R छोटा होना चाहिए, मिथाइल इथाइल जैसा कुछ R होना चाहिए। इसके अलावा केवल अल्कोहल ही लिख रखा हो, अब देखो इसमें भी कंफ्यूज होता है बच्चा, मिथाइल अल्कोहल दे रखा है और ये मिथाइल अल्कोहल विद हीट दे रखा है, हाई टेम्परेचर या हीट का ऐसे साइन बना देगा या HT हाई टेम्परेचर लिख देगा तो समझ जाना मुझे एलिमिनेशन करना है। और केवल मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल से ही रिएक्शन करवा रहा है अल्काइल हैलाइड की तो फिर उसका सब्स्टिट्यूशन कर देना। कंफ्यूज मत हो, चीजों को चेक करो कंपैरेटिवली, किसमें क्या करना है और किसमें क्या करना है। इसके अलावा बड़ा कोई न्यूक्लियोफाइल दे दिया आपको, बड़ा न्यूक्लियोफाइल जैसे कि मिथॉक्सी आयन दे दिया, सॉरी टर्शरी ब्यूटॉक्सी आयन दे दिया, तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड बल्कि साइज हो गया, इधर मिथॉक्सी है इधर इथॉक्सी है, देखो ये मिथॉक्साइड ये इथॉक्साइड, ये छोटे हैं ये छोटा है ये बड़ा है, तो बड़ा साइज का जब न्यूक्लियोफाइल मिले तो भी एलिमिनेशन पे फोकस करना और छोटे न्यूक्लियोफाइल मिल जाए तो भी एलिमिनेशन करना। लेकिन अगर यही छोटे न्यूक्लियोफाइल एल्कोहल में मिले हुए दिख जाए तो फिर एलिमिनेशन कर देना। समझ में आ रहा है? कंपैरेटिवली देखिए, यहां लिखा मैंने बल्कि न्यूक्लियोफाइल, यहां लिखा छोटे न्यूक्लियोफाइल, फिर यहां लिखा मैंने छोटे न्यूक्लियोफाइल अगर एल्कोहल में है तो एलिमिनेशन, छोटे न्यूक्लियोफाइल अकेले हैं तो सब्स्टिट्यूशन। इसके अलावा न्यूट्रल कंपाउंड दिख जाए आपको जो न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी रखते हैं, जैसे HOH दिख गया, मिथाइल अल्कोहल दिख गया, इथाइल अल्कोहल दिख गया, अमोनिया दिख गया, NH2 दिख गया, H2O2, तो ये जो कंपाउंड है ये सारे के सारे किसका काम करेंगे? एसएन कराने का काम करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत है? इसके अलावा मान लीजिए इनके ये भी दिख गए, OH माइनस दिख गया, इधर OCH3 माइनस दिख गया, इधर OC2H5 माइनस दिख गया, देखो इन्हीं के मैं आयन बना रहा हूं, देखो इधर NH3 का NH2 माइनस दिख गया, NH2 हाइड्रोजन का NH2NH माइनस दिख गया, ये भी एसएन कराएंगे। सब एसएन ही एसएन कराते हैं, ये सब के सब एसएन कराते हैं, ये एलिमिनेशन कराते हैं, ये एसएन कराते हैं, ये एलिमिनेशन ये एसएन। वापस देख लीजिए इनको, ये एल्कोहलिक बेस है, ये एक्वस बेस है, ये एल्कोक्साइड है लेकिन टेम्परेचर के साथ है, ये अल्कोहल है टेम्परेचर के साथ, ये एल्कोक्साइड है टेम्परेचर के साथ, तो आपको एलिमिनेशन पे फोकस करना है। एल्कोक्साइड दे रखा है, किसी एल्कोहल मिला के दे रखा है तो भी आपको एलिमिनेशन पे फोकस करना है। और अगर वो अकेला दे रखा है, जैसे मिथाइल अल्कोहल दे दिया, इधर मिथॉक्साइड आयन दे दिया, इथॉक्साइड आयन दे दिया, OH माइनस दे दिया, इधर NH2 माइनस दे दिया, सब के सब एसएन ही कराएंगे। इनको आप नोट कर लीजिए बेटा, हमेशा काम आएगी चीज आपके। ये एलिमिनेशन, ये सब्स्टिट्यूशन। अब आइए, एलिमिनेशन का कंफर्म हो गया, सब एलिमिनेशन होगा। अब E1 E2 का कैसे कंफर्म करें? E1 E2 की कंडीशन देखो, वीक बेस E1, स्ट्रॉन्ग बेस E2। अब एल्कोहलिक KOH दोनों में काम आएगा, एल्कोहलिक KOH इधर भी लेकिन इधर काम आएगा तो बिना हीट के दिखाएगा आपको, वो इधर काम आएगा तो हीट के साथ दिखाएगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग बना दिया इसने बेस को। मोस्टली 3 डिग्री में E1 करना, अगर आपको कुछ क्लियर नहीं है तो वहां डिग्री देख के भी बता सकते हैं कि 3 डिग्री है तो E1 पे फोकस ज्यादा करें, 1 डिग्री है तो आपको E2 पे ज्यादा फोकस करें। लेकिन ध्यान रखें, चीजों को ध्यान रखना, एक एक कंडीशन को ध्यान रखना, हर जगह एक जैसा नहीं चलेगा, आपको सारी चीजें देखनी पड़ेगी। इधर E1 और E2 हो गया, वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस, 3 डिग्री 1 डिग्री, एल्कोहलिक KOH प्लस हीट, एल्कोहलिक NaOH प्लस हीट, या NH2 प्लस हीट, KNH2 प्लस हीट, ये बड़े स्ट्रॉन्ग बेस माने जाते हैं। अब SN1 SN2 देखो, SN1 SN2 में क्या करेंगे? वीक न्यूक्लियोफाइल लोगे तो SN1, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लोगे तो SN2। इधर 3 डिग्री में ज्यादातर SN1 और इधर 1 डिग्री और
तो आप ज्यादातर SN2 करना। 2 डिग्री में भी SN2 होता है, 2 डिग्री में SN1 भी होता है, SN2 भी होता है। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर PAS पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हो तो SN2 को फोकस करना, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट तो SN1 को फोकस करना। एक यहां भी लिख लीजिए, यही कंडीशन में यहां भी लिख देता हूं, ये देखो इसको भी लिख दिया मैंने यहां। अगर PPS है तो E1 और PAS है तो E2। मैंने ये दोनों चीजें पीछे वीडियो में बता रखी है, एक क्लास ली थी मैंने, उस वीडियो में मैंने इसको भी बता रखा है कि PPS क्या होता है। PPS का मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। मतलब ये पोलर तो होने चाहिए लेकिन इनमें H प्लस नहीं होनी चाहिए, यानी कि FON पे डायरेक्ट H जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, तो PAS हो जाएगा। और अगर डायरेक्ट H जुड़ा हुआ मिलेगा तो PPS हो जाएगा। ध्यान से सुनो, FON मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे H जुड़ा होगा तो PPS हो जाएगा, और FON पर H नहीं जुड़ा मिलेगा तो PAS हो जाएगा। दैट्स क्लियर। इधर आइए, SN में भी ये कंडीशन है, पोलर प्रोटिक में SN1, अप्रोटिक में SN2। अब एक कंडीशन और ये भी बड़ा कंफ्यूज करती है। अब देखो इधर, इन प्रेजेंस ऑफ बल्की न्यूक्लियोफाइल, अगर बड़े साइज के न्यूक्लियोफाइल दे रखे हो तो रिएक्टिविटी SN और E की थोड़ा सा देखो कैसे चेक करनी है। अगर बड़े न्यूक्लियोफाइल, सर मैं पहचानूंगा कैसे? देखो जैसे टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, ये बड़ा है, मैंने बताया था ना बड़ा है, ये बड़ा साइज है, ये बल्कि हो गया। इसके अलावा साइनाइड आ गया, CN KCN आ गया, सोडियम एसिटिलाइड CH ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिप Na, ये देखो ये बल्कि हो गया, CH ट्रिपल बॉन्ड C हो गया ना बड़ा, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस बड़ा हो गया, PCl5 PCl3, ये सब बड़े बड़े साइज के हैं। बड़े साइज मतलब कई सारे एटम से मिलके बने हुए, साइज में बड़े हैं, बल्कि हैं। इनकी प्रेजेंस में SN में आपको क्या करना है, 1 डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रखनी है, मतलब मोस्टली SN 1 डिग्री में ही चलेगा, और वो भी SN2 टाइप का। और E में क्या देखना है, मोस्टली E 3 डिग्री में। अगर कोई हैलाइड आपके सामने है तो 1 डिग्री में SN की कोशिश करेंगे और 3 डिग्री में E की कोशिश करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ बल्कि न्यूक्लियोफाइल और बेस। देखो मैं अब आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं, ये कॉन्सेप्ट तो आप नोट कर लेना भैया। देखो केवल वीडियो से काम नहीं चलेगा बच्चों, कई चीजें ऐसी होती है जिन्हें नोट ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आज याद है, थोड़े दिन बाद फिर भूल जाओगे आप, और अभी एग्जाम में थोड़ा सा तो वक्त है, तो एग्जाम से पहले एक बार फिर इसको देख लेना। तो इसको नोट करो या फिर वीडियो को सेव कर लो, इसको कहीं चेक कर लो भाई, कहीं ऐसा जगह रख लो कि भाई मैं इसको बाद में एक बार वापस देखूंगा या वापस पढ़ूंगा, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया, समझना, अभी क्लियर हो जाएगी बात, देखो अभी क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने एक ये दिया एल्काइल हैलाइड, देख लो ढंग से देखो, ये मैंने एल्काइल हैलाइड दे दिया, ठीक है। कोई सा भी ले लो, ऐसा कुछ नहीं है कि यही लो, कोई भी ले लो, आपकी इच्छा हो जो ले सकते हो। और ये करा दी मैंने रिएक्शन। अब पुरानी SN1 SN2 को इतना फोकस नहीं कर रहा मैं, क्योंकि वो करा चुका, मैं आपको दोबारा बार बार क्या बताना उन्हीं चीजों को, एक बार बता दिया एक वीडियो में, दोबारा उसी में बताएंगे। तो एक बार कंपैरेटिव, जैसे मान लो मैंने यहां लिखा CH3OH, दूसरी रिएक्शन में मैंने लिखा एल्कोहलिक KOH, तीसरी रिएक्शन में मैंने लिखा एक्वस KOH, चौथी रिएक्शन में मैंने लिखा OCH3-, एक रिएक्शन में लिखी मैंने OCH3- इन मिथेनॉल MEOH, ऐसे मैंने लिख दिया। अब सोचो, देखो पहली कंडीशन MEOH लिखा हुआ है, कुछ नहीं है और ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और आपको OCH3 जोड़ के दे देगा। दूसरी रिएक्शन में एल्कोहलिक KOH है, ये अब एलिमिनेशन का काम करेगा, बेस है, ये बेस है तो फिर ये एल्कीन बना देगा, HCl बाहर निकाल देगा। अगली में एक्वस KOH तो ये SN कराएगा, Cl हटा के उसकी जगह OH लगाएगा। ये जो है OCH3 है, OCH3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो SN2 कराएगा और इसको हटा के इसकी जगह OCH3 लगा देगा। CH3 को हटा, Cl को हटा दिया और उसकी जगह OCH3 लगा दी। OCH3- इन मिथाइल एल्कोहल, बाबू समझ रहे हो ना। अब मिथॉक्सी आयन मिथाइल एल्कोहल में लिया है, गर्म भी कर दे मान लो वो, तो फिर एलिमिनेशन करना है। समझ में आ रहा है? एक बार वापस देखो, जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया
ये कोई रिएक्शन दिया और यहां मान लीजिए मैंने लिख दिया, एक बार तो मैंने लिख दिया NaNH2 विथ हीट और स्ट्रॉन्ग बना दिया इन लिक्विड अमोनिया। समझ रहे हो, बेस बना दिया मैंने इसको खतरनाक वाला। दूसरे रिएक्शन में मैंने दिया एल्कोहलिक KOH, तीसरे रिएक्शन में दिया मैंने एक्वस KOH, चौथे रिएक्शन में मान लीजिए मैंने दे दिया CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ये लो जी बड़ा ले लिया। ऐसे मान लो कुछ आ गए हमारे साथ। अब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, क्या होगा इनमें देखो। इस वाली में ये काम क्या करेगा, ये एलिमिनेशन का काम करेगा। एलिमिनेशन कराएगा, एक कार्बन से Cl और एक कार्बन से H निकालेगा और डबल बॉन्ड लगा देगा। मैकेनिज्म चलेगी E2, स्ट्रॉन्ग बेस है। दूसरी वाली रिएक्शन में मैकेनिज्म चलेगी E1, इसमें Cl हटेगा, कैटायन बनेगा, कैटायन बनने के बाद कैटायन शिफ्ट करेगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग के बाद अब बगल वाले कार्बन से H निकल जाएगा और एल्कीन बन जाएगा। प्रोसीजर देखिए आप, प्रोडक्ट वही बन गया होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको ये देखना है कि ऊपर वाली में कैटायन नहीं बनता है, नीचे वाली में कैटायन बनता है। ये E1 है, वो E2 है। E1 में कैटायन बनता है। E1 बिल्कुल SN1 की तरह है। E1 में क्या करते हैं, E1 में पहले स्टेप में आयोनाइजेशन करते हैं, यानी कैटायन बनाते हैं। एल्काइल हैलाइड ले लिया और आप E1 करा रहे हैं तो पहले कैटायन बनाते हैं, आयोनाइजेशन। कैटायन अगर स्टेबल है तो ठीक, नहीं है तो उसको शिफ्टिंग विफ्टिंग करके स्टेबल बनाते हैं और फिर जाके सेकंड स्टेप में एलिमिनेशन करते हैं, H बाहर निकाल देते हैं। E2 में क्या करते हैं, E2 में कैटायन नहीं बनता, बिल्कुल SN2 की तरह इसमें भी TS बनता है, ट्रांजिशन स्टेज। ट्रांजिशन स्टेज बनने के बाद फिर उसमें से आपको H निकालनी पड़ती है और आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ता है एल्कीन। इसमें कैटायन बनता है, उसमें TS बनता है, दोनों में बनेगी एल्कीन, लेकिन वो दोनों एल्कीन सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो, तो सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा कि आपने लिया क्या था। अगली रिएक्शन एक्वस KOH की है। एक्वस KOH क्या करेगा, SN1 करेगा। अब SN1 में क्या होता है, SN1 में? SN1 में पहले कैटायन बनता है, ये कैटायन बन गया, फिर शिफ्टिंग होती है। तो देखो यहां तक का स्टेप तो बिल्कुल E1 की तरह ही चलता है, SN1 का भी पहला स्टेप। तो जैसे E1 SN1 का ऑर्डर आप देखते हो ना, SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, वैसे E1 का भी ऑर्डर यही चलता है। E1 रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, क्योंकि दोनों के स्लो स्टेप में कार्बोकैटायन ही इंटरमीडिएटली बनता है। अब इसके बाद इस पे OH जोड़ दो, आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। नीचे वाली रिएक्शन में अब दे दो, मैंने बल्कि न्यूक्लियोफाइल, देखो इधर देखो, बड़ा साइज का ले लिया और बड़ा साइज का ले लिया, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें दोनों चीजें हो सकती है, इसमें SN भी हो सकता है और इसमें एलिमिनेशन भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? अब SN भी हो सकता है, एलिमिनेशन भी हो सकता है, तो मुझे इसके अंदर एक तो ये प्रोडक्ट बनाना है, हेलोजन हटाया और यूं का यूं बना दिया। क्यों? क्योंकि SN2 चल रहा है, 1 डिग्री है। समझ में आ रहा है? और दूसरा क्योंकि बल्कि साइज का है नहीं, और दूसरा इसमें E हो सकता है। एलिमिनेशन में क्या होगा, बगल वाले कार्बन से H निकाल लेगा और ये एल्कीन बना देगा। मेरी बात समझ में आ रही? दोनों कंडीशंस पॉसिबल हैं, यहां एल्काइन भी बन सकता है, एल्कीन भी बन सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए। अच्छा मान लो मैं एक्वस KOH की जगह, जैसे मैंने एक्वस KOH लिखा, इसकी जगह मान लीजिए मैं OCH3 लिखता, केवल OCH3। अब देखो मैंने बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है मैंने न्यूक्लियोफाइल ले लिया, अब ये SN2 प्रीफर करेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 कराता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 कराता है।
अब ये SN2 करेगा, SN2 करेगा तो कैटायन नहीं बनेगा, कैटायन नहीं बनेगा तो एक कार्बन से पहले Cl हटेगा और उसकी जगह डायरेक्ट OCH3 जुड़ जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन से, OCH3 जुड़ जाएगा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया था। समझ में आ रही? अच्छा एक और देखिए, अब आइए एक और चीज देखिए। जैसे मान लीजिए आपको एक कंपाउंड दिया मैंने, अल्कोहल दिया, इसकी रिएक्शन कराई PCl5 से, देखो बल्कि न्यूक्लियोफाइल ले लिया मैंने। जब भी बल्कि न्यूक्लियोफाइल, बल्कि कंपाउंड बड़ा साइज का बेस में लूंगा तो क्या गड़बड़ होगी? ये गड़बड़ होगी, ये ऑर्डर में आएगा। मैंने एक ले लिया 2 डिग्री अल्कोहल, एक ले लिया मैंने 3 डिग्री अल्कोहल, यहां मैंने तीनों के साथ PCl5 की रिएक्शन करा दी। अब रिएक्शन के टाइम तुम्हें क्या ध्यान रखना है? ये रूल याद रखना है। क्या ये कह रहा है कि इन प्रेजेंस ऑफ बल्कि न्यूक्लियोफाइल और बल्कि बेस एसएन रिएक्टिविटी तो RX 1 डिग्री में सबसे ज्यादा होगी, चाहे वो अल्कोहल हो चाहे हैलाइड हो। तो 1 डिग्री में तो एसएन चलेगा, इसमें एसएन चलेगा। समझ में आ रहा है? एसएन हो गया, एसएन हो गया तो क्या होगा? OH हटेगा, OH की जगह Cl लग जाएगा, POCl3 अलग हो जाएगा, HCl अलग हो जाएगा। आपने खूब पढ़ा है रिएक्शन। लेकिन जैसे ही मैं 1 डिग्री की जगह 2 डिग्री लेता हूं तो रिएक्शन अब चेंज हो जाएगी। अब इसमें SN भी चलेगा और E भी चलेगा। 2 डिग्री में SN भी चलेगा और E भी चलेगा, तो 2 डिग्री में दोनों चलेंगे, SN भी चलेगा, E भी चलेगा। अब SN तो चलेगा कितना? ये तो हुआ SN और एक हुआ E, तो मैं पहले E का बना देता हूं क्योंकि ये ज्यादा बनेगा, और फिर SN का बना देता हूं, ये कम बनेगा। ये लो जी, मैंने दोनों बना दिए। जब E कराया तो मैंने H2O बाहर निकाल दिया, एलिमिनेशन करा दिया इसकी प्रेजेंस में, ये बेस की तरह काम कर गया और डबल बॉन्ड लगा दिया। और जब मैंने SN कराया तो OH हटा के मैंने Cl लगा दिया। PCl5 जब भी रिएक्शन करता है ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड पे OH हटा के Cl लगा देता है। तो ये जो कंपाउंड बना है ये तो बना है बाय एलिमिनेशन, और ये जो बना है वो बना है बाय SN। ध्यान रखें 80% यहाँ एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनता है और 20% ही SN प्रोडक्ट बनता है। और अगर आपने 3 डिग्री ले लिया इसी बल्कि के साथ, बड़े ग्रुप के साथ, तो फिर यहां लगभग 100% आपको एल्कीन ही मिलेगा। अब यहां सब्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं, या बहुत ही नेग्लिजिबल क्वांटिटी में होगा। एक और रिएक्शन देखो, जैसे मान लीजिए मैंने आपको रिएक्शन दे दी है, सपोज दैट हमने रिएक्शन कराई, ये ले ली CH3Cl, ये ले लिया CH3CH2Cl प्लस KCN प्लस KCN, ये करा दी रिएक्शन। एक ले लिया CH3CH3Cl प्लस KCN और ये करा दिया रिएक्शन। एक ले लिया CH3CCC, देखो 3 डिग्री ले लिया और फिर वही KCN से रिएक्शन करा दी। लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी दिखाता हूं मैं आपको, ये ले लिया RMGX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो आप जानते हो ना, क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? RMGX होता है ना। RMGX के अंदर भी आपको ये देखना है कि जो RMGX है इसमें R तो बनता है माइनस और Mg बनता है प्लस, यानी कि ये हिस्सा न्यूक्लियोफाइल की तरह और ये पॉजिटिव की तरह काम करता है। और अब मान लीजिए मैंने इसका रिएक्शन कराया, किससे कराया? कोई भी कंपाउंड ले लो, जैसे एल्कोहल ले लिया मैंने, ROH ले लिया। तो ध्यान रखना है RMGX में R एक न्यूक्लियोफाइल डोनर की तरह काम करता है। अब ये क्या करेगा? इस न्यूक्लियोफाइल को इधर देगा और इसमें से H को खींच लेगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये तो बन जाएगा RH और ये हो गया MgXOR। तो न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन के लिए आपको RMGX भी दे सकता है, क्योंकि R माइनस एक स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल है, बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। तो न्यूक्लियोफाइल RMGX के तौर पे भी दिया जा सकता है, आप देख लेना उसको। अब सोचने की बात यह है, अब एक और रिएक्शन बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने एल्काइल
हैलाइड लिया और इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से कराई। मैंने 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से कराई। ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में चलती है ज्यादातर, क्योंकि ड्राई ईथर क्या है, एक सॉल्वेंट है, इनर्ट सॉल्वेंट। और यही रिएक्शन मैंने देखो इससे कराई, ये भी Mg ले लिया। कंडीशन देखो अब आप, इस वाली रिएक्शन में RMgX बन जाएगा, बन गया, देख लो RMgX। Mg क्या होती है, एक मेटल होती है। Mg कौन है, एल्कली अर्थ मेटल। आप देखिए पीरियोडिक टेबल में आगे आगे रहती है, सेकेंडरी ग्रुप में आती है। सोचने की बात है, बेस है ना, ये बेसिक मेटल है। तो बेस क्या करेगा, अब इसके साथ गड़बड़ करा देगा। यहां ये क्या करेगा, ये तो बनाएगा कम और ये बनाएगा ज्यादा। अब देखो एलिमिनेशन ज्यादा कर दिया, सब्स्टिट्यूशन कम कर दिया, ये वाला प्रोडक्ट कम बनेगा, ये वाला ज्यादा बनेगा। और 3 डिग्री ले लोगे तो फिर आपको एल्कीन ही एल्कीन मिलेगा, आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलेगा ही नहीं। यानी कि अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना चाहते हैं तो आपको 1 डिग्री हैलाइड लेके ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि Mg भी बेस की तरह काम करता है। 2 डिग्री और 3 डिग्री में ज्यादा अच्छे नहीं बनेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहां देखिए, यहां भी मैं यही बता रहा हूं आपको कि आपने KCN लिया, CN अब स्ट्रॉन्ग बेस का तरह काम करता है, तो ऊपर वाली रिएक्शन में CH3CN बन जाएगा, नीचे वाली रिएक्शन में भी CH3CH2CN बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्यों बन गया, क्योंकि अभी तक ये 2 डिग्री भी नहीं है, 1 डिग्री ही है, दोनों के दोनों 2 डिग्री भी नहीं है, ये दोनों ही 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री 1 डिग्री, ये 2 डिग्री आया। देखो अब जैसे ही 2 डिग्री आया तो अब सब्स्टिट्यूशन तो रह जाएगा कम और एलिमिनेशन हो जाएगा ज्यादा। 80% एलिमिनेशन, 20% सब्स्टिट्यूशन। और 3 डिग्री में पहुंचते पहुंचते तो ये लो जी झागी आ जाएंगे कंपाउंड के, ये तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही एल्कीन में कन्वर्ट हो गया और आपको लगभग 100% एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलेगा। तो ऊपर वाली में बाय SN, इसमें बाय SN, इसमें ये तो बना है SN से, ये बना है एलिमिनेशन से, और इसमें ये पूरा का पूरा SN हुआ ही नहीं, E ही E से बना है, एलिमिनेशन ही एलिमिनेशन से बना है। कंपैरेटिवली मैंने जल्दी में आपको समझाने की कोशिश की ताकि आप एक बार जल्दी से इसका रिवीजन घर पे कर सकें, क्योंकि ये भी एक कंफ्यूजन का विषय है कि कई बार हम जज नहीं कर पाते कि किस में E1 E2 लगाना है, किस में SN1 SN2 लगाना है। तो इसको देख के आप थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे कि भाई मुझे देखना पड़ेगा कि रिएक्शन को करने से पहले जल्दबाजी नहीं करनी है कि रिएक्शन वास्तव में SN कर रही है या E कर रही है, और अगर SN कर रही है तो SN1 और SN2 में से कौन सी कर रही है, E कर रही है तो E1 और E2 में से कौन सी कर रही है। बात समझ में आ रही? ओके, काम काम के सवाल बता रहा हूं, सवाल तो दुनिया भर का है, आपने तो पढ़ा है, आप तो पढ़ रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं वो बता रहा हूं जो अब आएगा। हर साल के लिए इंपॉर्टेंट चीजें एक जैसी नहीं होती है। कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट किस सेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो कोई टॉपिक, कोई कॉन्सेप्ट किस सेशन में इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं इस सेशन में, इस सत्र में, इस ईयर में, इस नीट में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। मैं उनको सभी को छोड़ रहा हूं, वो भले कितने इंपॉर्टेंट हो, उनको छोड़ रहा हूं जो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे तो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट से मतलब है। देखो अब एलिमिनेशन मैकेनिज्म से कुछ क्वेश्चन उठाते हैं अपन। देखो पहला क्वेश्चन जैसे मैंने आपके सामने रखा, इसमें बेस लिख दिया, हीट कर रहा है और ये कह रहा है कि इसका एलिमिनेशन प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी कोई रिएक्शन में एलिमिनेशन होता है तो जनरली एलिमिनेशन कुछ इस तरह से होता है कि एक तरफ से तो H जाती है और दूसरी तरफ से Cl जाता है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन से जाता है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं ट्रांस एलिमिनेशन। ट्रांस एलिमिनेशन मतलब एक चीज वेज से जाएगी तो दूसरी चीज डैश से जाएगी, एक चीज ऊपर से जाएगी तो एक चीज नीचे वाले
कार्बन या ग्रुप से जाएगी, ऐसे जाती है। मतलब एक ऊपर से एक नीचे से, एक आगे से एक पीछे से, एक वेज से एक डैश से ट्रांस एलिमिनेशन करना है। एक ही तरफ की दो चीजों को बाहर नहीं निकालना है, इस बात का ध्यान रखें। अब इस स्ट्रक्चर को देखिए, इस स्ट्रक्चर में क्या है, ये Br जाएगा, ये बेस है, और बेस क्या करता है, बेस जानते हो ना आप, बेस क्या करेगा, एसिड को बाहर निकालेगा। तो एसिड कौन बनेगा यहाँ, HBr। तो Br तो मुझे दिख रहा है, H कहाँ है, H कहाँ है, तो H मुझे पड़ोसी कार्बन यानी कि बिल्कुल नियरेस्ट कार्बन की, जो उससे विशनल जुड़ा हुआ है, उस कार्बन की चाहिए। तो अब मैंने देखा कि इस कार्बन पर H तो है भाई, कहाँ है H, दिख तो रही नहीं, लेकिन भैया H है तो सही ना, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो देखो एक तरफ ये जुड़ा हुआ है, एक तरफ ये जुड़ा हुआ है, एक तरफ ये जुड़ा हुआ है, तो एक H है, लेकिन वो H है कहाँ, वो H वेज पे मौजूद है, और मुझे Br के लिए डैश की H चाहिए। समझो आप, ये Br है और Br वेज पे लगा हुआ है, H मुझे डैश की चाहिए, जबकि यहाँ डैश पे तो CH3 है और H वेज पे चलेगी। कोई बात नहीं, इधर वाले से ले लो, इधर वाले के पास गए तो वहां भी वही कंडीशन थी। यहां से मैं H नहीं ले सकता, क्योंकि ये H भी वेज पे, ये Br भी वेज पे, वेज वेज दो चीजें बाहर नहीं निकल सकती। इसका मतलब इस रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। अब देखो बहुत सारे बच्चा गलत करके आता है इसको, वो Br और H निकाल के डबल बॉन्ड लगा देता है। अब नंबर कहां से आएंगे, कटेंगे ये नंबर और क्या करेंगे, हमें यही पता नहीं है कि एलिमिनेशन ट्रांस होते हैं, और तुरंत डबल बॉन्ड लगाने की जल्दीबाजी रहती है। Br H निकाला, डबल बॉन्ड लगाया, जय श्री राम, आ गए, बस हो गया काम। और फिर कहते हैं नंबर नहीं है, सिलेक्शन नहीं हो, कहां से होगा। आप छोटी छोटी चीजों को ध्यान तो रखो। अब अगले वाले में देखो, ये Br, अब मुझे H चाहिए। अब मेरे को इसके लिए, अब देखो यहाँ कोई वेज डेज तो दिखा नहीं रखा, तो बस मुझे H यहां भी मिल जाएगी, और मुझे देखो H यहां भी मिल रही है, ये भी H है, ये भी H। मैं दोनों H निकाल दूं, मान लो मैं ऊपर वाली भी H निकालूं, जब ऊपर वाली H निकालूंगा तो मुझे यहां डबल बॉन्ड मिलेगा, और ये CH3 आ गया, और मैं नीचे वाले कार्बन से हटाऊंगा ये वाली H और ये वाली Br। मुझे निकालना तो फाइनली HBr ही है ना, तो फिर मुझे डबल बॉन्ड यहां लगाना पड़ेगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा, ये CH3 आएगा। अब बात आती है कि कौन ज्यादा बनेगा। अब एक रूल आपने पढ़ा होगा, उसको सेजेव लॉ कहते हैं, सेजेव का रूल, सेजेव्स लॉ, सेजेव लॉ। आप इसको जेटसेव रूल भी कह सकते हैं, जेटसेव, सेजेव जेटसेव एक ही बात है, एक ही आदमी का नाम है। अब मैंने क्या किया, जेटसेव या सेजेव का रूल लगाया, और ये रूल क्या बोलता है, द alkene would be major in elimination reaction in which number of alpha H is more। सेजेफ ने हालांकि इसको ऐसे नहीं कहा था, सेजेफ ने इस लॉ को अलग तरीके से कहा था। सेजेफ ने बोला कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट उन ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन जिनमें ज्यादा होंगे, वो जो है एल्कीन ज्यादा बनेगी। मतलब सेजेफ के कहने का मतलब तो ये था कि ऐसी एल्कीन, भाई कोई एलिमिनेशन रिएक्शन है उसमें दो एल्कीन बन गई मान लो, तो आप कैसे जज करोगे। तो सेजेफ बोला कि ऐसी एल्कीन को आप मेजर मानना जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा बचे। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, एक और एक ये डबल बॉन्डेड। अब इसमें इधर और इधर एक एक ही सब्स्टिट्यूएंट, और जबकि ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस पे देखो इधर CH3, इधर CH2, इधर ये CH2, तीन तरफ आपको सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। तो ये वाली मेजर हो गई, ये उसका कहने का मतलब था, जिसका वास्तविक मतलब जो बाद में निकला वो था नंबर ऑफ अल्फा एच से। हमने हाइपर कॉन्जुगेशन में बताया था कि एल्कीन की स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन पे डिपेंडेंट होती है, यानी कि जितनी ज्यादा अल्फा एच होगी वो एल्कीन उतनी ज्यादा स्टेबल होगी।
तो भाई साहब मुझे एक बात बताइए कि द एल्कीन वुड बी मेजर इन एलिमिनेशन रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ अल्फा इज मोर। तो यहां मैंने अल्फा जब काउंट की तो कितनी मिली मुझे, देखो देखो ये CH2, देखो इस डबल बॉन्डेड कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है तो 2 अल्फा एच तो ये रही और 1 H इस कार्बन पे आएगी, देखो 1 H, ये वाली मत गिनना, अरे ये वाली मत गिनना, ये अल्फा H नहीं है, अल्फा H तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़े कार्बन के H को कहते हैं। तो 1 यहां मिलेगी, 2 यहां, 3 ही तो हुई अल्फा H। और इधर काउंट करना कितनी आई, इधर 3 ये रही, 2 इधर आएगी, देखो ये CH2 है, अरे भाई वैलेंसी पूरी नहीं करोगे क्या, इधर ये CH2 है तो गिनना, देखिए गिनना, 3 to 5 to 7, 7 अल्फा H। सोचने की बात है, वही होगा मेजर और कौन होगा। तो सेजेव का लॉ जो दिया गया था वो तो ये था कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन्स आर मोर, तो वो मेजर होगी। तो मतलब उसका यही निकला बाद में कि अल्फा H ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड करके बाद में फिर ऐसे लिख दिया गया कि द एल्कीन वुड बी मेजर इन एलिमिनेशन रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ अल्फा H वुड बी मोर। अगले सवाल पे आइए। इस सवाल में कह रहा है कि बेस ले लिया मैंने, फिर एलिमिनेशन करो। अब बताओ मुझे H तो यहां भी मिल सकती है और H मुझे यहां भी मिल सकती है, आप खुद सोचो भैया। आपको पता नहीं है क्या कि डबल बॉन्ड अगर यहां है एक और यहां एक और लग जाए तो क्या कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी नहीं आ जाएगी, कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी नहीं हो जाएगी, डबल सिंगल डबल। तो आप अगर Cl को इस वाली H के साथ बाहर निकाल लोगे तो डबल बॉन्ड कंटिन्यू आ जाएंगे, क्यूमिलीन बन जाएगी। इससे बढ़िया है कि डबल बॉन्ड को ऑल्टरनेट लेके आओ, इस वजह से मैंने यहां ये वाला प्रोडक्ट मेजर बनाया जिसमें डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट आ रहा है। दैट्स क्लियर। अब अगले सब मैं ये हटा रहा हूं, देखो इनको भी हटा दिया, ऐसे मैंने जगह बन जाएगी इससे। देखो इसको देखो, एल्कोहलिक KOH लिया, ठीक है, एल्कोहलिक KOH क्या करता है कि साहब एलिमिनेशन करता है। अब कैसे एलिमिनेशन करेगा कि भाई Cl हटाएगा और क्या करेगा, है ना। ये हीट हटा रहा हूं मैं ऐसे, है ना, क्योंकि एक E1 का एग्जांपल समझा देता हूं आपको मैं, ये वाला। तो मैंने जब रिएक्शन कराई तो Cl गई, एल्कोहलिक KOH हम जानते हैं कि एलिमिनेशन करता है, एलिमिनेशन जब होता है तो E1 और E2 मैकेनिज्म लगती है। तो देखो गौर से, जिसका कैटायन अच्छा बनेगा वो तो E1 करेगा और जिसका कैटायन अच्छा नहीं बनेगा वो E2 करेगा। ऐसा का ऐसा मैंने SN1 और SN2 में बताया था। अब इसका तो कैटायन अच्छा बनेगा ना, देखो ये कार्बन जिस पे लगा है उसके बगल वाला कार्बन, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, बीटा कार्बन। इफ बीटा कार्बन 3 डिग्री और 4 डिग्री होता है तो भी E1 चलता है, 3 डिग्री में भी E1 ज्यादा चलता है, 2 डिग्री में E1 एंड E2 दोनों चलता है, 1 डिग्री में E2 ज्यादा चलता है। बीटा कार्बन 3 डिग्री और 4 डिग्री हो तो E1 ज्यादा चलता है। अब ऐसे याद करो, चाहे डायरेक्ट सुन लो, जिनके कैटायन अच्छे बनेंगे वो E1 करेंगे। अब ये E1 करेगा और E1 करेगा तो ये पहले तो आयोनाइज होगा। अब क्या होगा, अब इस आयन पे शिफ्टिंग होगी, क्यों, क्योंकि ये 2 डिग्री कैटायन है, ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए मिथाइल की शिफ्टिंग करेगा। ये बता दिया है मैंने पहले, मिथाइल शिफ्टिंग, ये मिथाइल शिफ्टिंग हो गई, CH3 माइनस चला गया उधर, ये मिथाइल शिफ्टिंग, CH3 माइनस उधर गया, मिथाइल शिफ्टिंग हो गई। अब आप अपनी H निकालो, ये मैंने निकाल दी -H। H निकालने के लिए कौन सी लेनी है, वो इस सेजेव का लॉ लगाना है। अब देखो इस पॉजिटिव कार्बन को बगल में तो यहां भी H है और यहां भी H। अब आप खुद सोचो, अगर यहां से H लोगे तो डबल बॉन्ड इनके बीच में आएगा और यहां से H लोगे तो डबल बॉन्ड इनके बीच में आएगा, और जब डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आएगा तो अल्फा H तो गिनो, 3 3 3 3 12 अल्फा H हो जाएंगी। अरे सोचने की बात है, सेजेव का लो साफ साफ नजर आ रहा है कि जिसमें अल्फा H ज्यादा बचानी है उसी को प्रोडक्ट बनाना है। क्या दिक्कत आ रही, समझ में आ गया। ये है E1 मैकेनिज्म, E1 मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बन गया। मैंने पीछे भी रिएक्शन कराई है E1 की, इसलिए मैंने एक रिएक्शन यहां भी करा दी, क्योंकि ऊपर जो एग्जांपल पढ़े उनमें E2 ज्यादा थे। अब इसी जैसी अगली रिएक्शन देखो, यहां देखो झाग आ जाएंगे आपके,
गलत कर दोगे। आईआईटी में पूछा जा चुका है ये स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन सेम डिटो ऐसे देखना। अब इसको बेस लिया, हीट लिया, गर्म किया, कंफर्म है कि एल्कीन बनेगी, लेकिन बनेगी कैसे? ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है गामा। अब एक रूल सुनिए आप, यहां तो बीटा कार्बन 3 डिग्री और 4 डिग्री था, और यहां गामा कार्बन 4 डिग्री है। इफ गामा कार्बन is 4 degree, then alkene proceed according to Hoffman rule, not Sajev rule. Oh my God! अब ये हॉफमान क्या है भाई? ये हॉफमान क्या है बच्चों? जैसे मार्कोनिकॉफ का रूल जब आया था तो उसका उल्टा एंटी मार्कोनी आया था। जब सेजेव का रूल आया तो उससे उल्टा हॉफमान का रूल आया, और हॉफमान का रूल बोलता है कि वो एल्कीन ज्यादा बनेगी जिसके अंदर अल्फा एच कम होगी, यानी कि लेस स्टेबल एल्कीन वुड बी मेजर अकॉर्डिंग टू हॉफमान रूल। लेकिन सर एक बात बताइए, लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा ही क्यों? क्योंकि मोर स्टेबल प्रोडक्ट वहां बन नहीं सकता। क्यों? तो क्योंकि बेस यहां जाएगा ही नहीं एच लेने। रीजन, बगल वाले कार्बन पे ओवर क्राउडिंग। इस ओवर क्राउडिंग की वजह से वो स्टेरिक हिंड्रेंस फील करेगा, और हिंड्रेंस की वजह से वो बेस यहां जाने की बजाय यहां जाके एच लेने की कोशिश करेगा। बीटा कार्बन पे यहां जाने की बजाय यहां जाने की कोशिश करेगा। ये बेस इससे एच नहीं लेगा, इससे एच लेगा। क्यों जाएगा? इतनी भीड़ में क्या जरूरत पड़ रही है? अरे उसको तो बेस को तो H प्लस चाहिए ना, तो क्यों जाएगा क्राउड में? वो यहां से क्यों नहीं ले लेगा जहां एंट्रेंस ही नहीं है? और यही हुआ, उधर से उसने H ले ली, H ले ली तो HCl बन गया, और मेजर प्रोडक्ट जो आपको ऊपर E1 के हिसाब से मिला था अब यहां E2 के हिसाब से मिलेगा, और वो भी सेजेव के हिसाब से नहीं, हॉफमान के हिसाब से मिलेगा। ऐसी एल्कीन मेजर बनेगी जिसमें अल्फा एच कम होगा। ये लो साहब, ये है हॉफमान का रूल जिसमें अल्फा एच कम बनती है। आप इसको एक और तरीके से समझ सकते हो कि बेस क्या करता है, एच निकालता है। अब जब इसकी एच निकालता है, क्योंकि Cl तो निकल पाना मुश्किल हो जाती है क्राउडिंग की वजह से, तो जब इसकी एच निकलती है H प्लस तो इस पे माइनस आता है, और जब इसकी H प्लस निकलती है तो इस पे माइनस आता है। अब सोचो आप, इस पे जब माइनस आएगा तो 1 डिग्री कार्ब एनायन बनेगा, और इस पे जब माइनस आएगा तो 2 डिग्री कार्ब एनायन बनेगा। और कार्ब एनायन में ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? 1 डिग्री एनायन। इसलिए इधर से H निकालने की बजाय इधर से H निकालता है ताकि 1 डिग्री कार्बन आयन बने, और फिर H निकलने के बाद ये माइनस आ जाता है इस कार्बन पे, और ये Cl माइनस बन के निकल जाता है, और दोनों के बीच मस्त डबल बॉन्ड बन जाता है। मैं कहने का मतलब, मैं इसको इधर दिखाता हूं। एक्चुअल में ये हुआ ये था कि Cl यहां था और H यहां से निकल गई। अब यहां से निकल गई तो 1 डिग्री कार्बन आयन बन गया, और यहां से निकलती तो 2 डिग्री कार्बन आयन बनता। समझ रहे हो? 2 डिग्री कार्बन आयन तो हाईली अनस्टेबल हो जाता, फिर इधर इतना बड़ा ग्रुप और लगा हुआ तो और बर्बाद कर देता इसको। इसलिए यहां से H निकलना पसंद करती है। H यहां से निकली, अब इसके बाद ये Cl माइनस लेके बाहर निकल जाएगा। Cl माइनस जैसे ही बाहर आएगा यहाँ प्लस बनेगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस वजह से हॉफमान की एल्कीन बनती है। अगला देखिए, काम के सवाल बता रहा हूं। सवाल तो दुनिया भर का है, आपने तो पढ़ा है, आप तो पढ़ रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं वो बता रहा हूं जो अब आएगा। हर साल के लिए इंपॉर्टेंट चीजें एक जैसी नहीं होती है। कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट किस सेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो कोई टॉपिक, कोई कॉन्सेप्ट किस सेशन में इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं इस सेशन में, इस सत्र में
इस ईयर में, इस नीट में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। मैं उनको सभी को छोड़ रहा हूं, वो भले कितने इंपॉर्टेंट हो, उनको छोड़ रहा हूं जो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे तो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट से मतलब है। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में ये हटा रहा हूं मैं जगह बनाने के लिए। इस सवाल में एक बार तो मैंने लिया छोटा न्यूक्लियोफाइल जिसको MEOH में मिला लिया, तो भैया एलिमिनेशन हो गया। एक बार मैंने लिया बड़ा न्यूक्लियोफाइल, उसको भी मैंने एल्कोहल में मिला दिया, मतलब एलिमिनेशन तो अब यहां भी होगा, क्योंकि एल्कोहलिक कंपाउंड लेते हैं तो एलिमिनेशन होता है। अब समस्या क्या है, पहली वाली रिएक्शन में जो आप मिथॉक्साइड यानी सोडियम मिथॉक्साइड से कर रहे हैं, उसमें तो चलेगा E1 चलेगा, तो एल्कीन बनेगी सेजेब के अकॉर्डिंग टू सेजेब। भाई E1 में तो सेजेब के ही अकॉर्डिंग बनती है एल्कीन, कोई रोक नहीं सकता। हॉफमान की E1 में कदापि नहीं बनती बेटा। तो क्या करें, कुछ मत करो, करना कुछ नहीं है, बस देखना है आपको कि जब सेजेब के अकॉर्डिंग बनेगी तो ज्यादा अल्फा H रखनी पड़ेगी। अल्फा H हो गई कितनी 6, तो ये बनेगी। और नीचे वाली कंडीशन में जब आप एल्कीन बनाएंगे, ये वाली कंडीशन में, तो आपको हॉफमान की एल्कीन बनानी पड़ेगी और तब आपको ये वाला प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। इसमें अल्फा H आ गई केवल 2। जब अल्फा H कम होती है तो हॉफमान एल्कीन, ज्यादा होती है तो सेजेब एल्कीन। देखो दोनों अलग अलग चीजें हैं, समझने की कोशिश करो बेटा। ऊपर वाली में सेजेब की, नीचे वाली में हॉफमान की। हो गया। लास्ट सवाल, एक तो कंपाउंड दे दिया मैंने आपको, ये समझना बाबू, और एक कंपाउंड मैंने दे दिया आपको ये, और लाके रख दिया यहां बेस, कह दिया गरम करो भैया और एल्कीन बनाओ। तो यहां तो बना दी मैंने वही सेजेब की एल्कीन, आराम से निकल गया KCl, जो भी बेस लिया वो Cl के साथ निकल गया, एल्कीन बन गई। लेकिन कई बार ये और होता है, ध्यान रखना, जितनी भी एल्कीन मैंने अभी बनाई उनमें अगर कहीं GI हो रही हो, ये भी सुन लो, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, कहीं किसी में GI हो रही हो, कोई भी एल्कीन जो अपने बनाई, तो GI में फिर सिसो ट्रांस दोनों बनते। क्या बनते हैं? सिसो ट्रांस। और सिसो ट्रांस को ही आप प्रोडक्ट माने। लेकिन अगर दोनों में से एक को सेलेक्ट करना हो ना, तो फिर ट्रांस को मेजर माने आप, क्योंकि ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और स्टेबल प्रोडक्ट ही मेजर होता है। तो सिस और ट्रांस दोनों ही ऑप्शन के अंदर हो, बोथ दे रखा हो तो आप बोथ को टिक करें। लेकिन सिस और ट्रांस में से भी एक सेलेक्ट करने की बात हो तो फिर ट्रांस को आप मेजर प्रोडक्ट माने, यानी कि आप इसे मेजर माने, ये मेजर होगा। और ऐसे अगर लिखा मिले आपको ऐसे, तो देखो चीज तो दोनों ही एक ही है, इसमें भी वही अल्फा H6 है, इसमें भी अल्फा H6 है, लेकिन ये सिस है वो ट्रांस है, तो ट्रांस ज्यादा मानेंगे अब आप, जब आपको इस टाइप की कोई कंपाउंड बन रहा हो जिसमें GI हो रही हो। तो मैंने कहा चलो हटाओ इस बात को, आ गई होगी समझ में। अब मैं आगे चल रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं वो सुनिए। मैंने कहा कि अगर इस Cl की जगह F होता और मैं वैसे ही बेस को भेज देता तो क्या होता? आपको पता है, एक मैंने लिविंग नेचर का ऑर्डर लिखाया था बहुत पहले, मेरे वीडियो देख रहे हो ना आप, देख रहे हो तो आ जाएगा समझ में। FCl Br और I में से सबसे कम लिविंग टेंडेंसी F की होती है, हाईली पुअर लिविंग ग्रुप। और इसका नतीजा ये निकला कि F ने निकलने से मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। भाई ये क्या चक्कर है, जाना तो पड़ेगा आपको। नहीं जाऊंगा। अरे भैया जाना तो पड़ेगा आपको, नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं, हम स्ट्रॉन्ग बेस भेजेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस भेज दिया, कॉन्जुगेट बेस भेज दिया, B- मतलब किसी का कॉन्जुगेट आ गया।
और जैसे ये पहुंचा बाबूजी ने फिर भी मना कर दी, नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, एफ नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। बड़ी समस्या हो गई यार, अब क्या किया जाए, ये तो जाने की मना कर रहा है, हमारी तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो फिर बाद में तरीका निकाला गया कि ऐसे कर, ये नहीं जा रहा है ना, तो पड़ोसी की एच को ले जा तू। अब भैया आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा, आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा, बी माइनस बोला आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा, तू नहीं तो तेरे पड़ोसी की एच लेके जाऊंगा। और भाई साहब पड़ोसी के पास जाने की तैयारी स्टार्ट हो गई। अब बताइए सोच के कौन से पड़ोसी की एच जाना ज्यादा बढ़िया रहेगी। अगर मैं वो वाली एच ले जाता हूं कॉर्नर वाली, तब तो वहां माइनस आएगा, एच प्लस जाएगी माइनस छोड़ जाएगी। और अगर मैं इधर वाली एच को उठाता हूं, सोचना बेटा, तो यहां माइनस आएगा, ये बनेगा 1 डिग्री कार्ब एनायन, ये बनेगा 2 डिग्री कार्ब एनायन। और सबको पता है कि कार्ब एनायन 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए ये वाली एच नहीं बल्कि ये वाली एच चली जाएगी उसके साथ। और जैसे ही एच जाएगी बेटा, ओ बेटा, जैसे ही एच जाएगी इस पे माइनस आ जाएगा। समझ में आ रहा? अब आ गया माइनस। माइनस के आने के बाद अब एफ आराम से निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके निकलने के बाद यहां प्लस आएगा और वो स्टेबल हो जाएगा। और ये हो गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और F माइनस बाहर। इस तरह से आपको हॉफमान की एल्कीन मिल जाती है बाय कॉन्जुगेट बेस। इस रिएक्शन को आप E1CB के नाम से भी जान सकते हैं, यानी कि यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन बाय कॉन्जुगेट बेस। यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन बाय कॉन्जुगेट बेस। समझ में आ रहा है? इस रिएक्शन के अंदर ये वाला स्टेप जो होता है ये स्लो होता है, ये वाला वो फास्ट होता है। तो इसका मतलब स्लो स्टेप के हिसाब से देखना है आपको, एनायन बना के देखना है, जिस एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो उधर से आपको रिएक्शन को घुमाना है। एनी डाउट? और याद करो ये कैटायन रिंग एक्सपेंड करता है, रिंग एक्सपेंड करता है। और रिंग एक्सपेंड हो जाएगी तो ये रिंग 6 की बन जाएगी और 6 की रिंग में प्लस आ जाएगा, जिसमें से H प्लस निकालने के बाद आपको साइक्लोहेक्सीन मिल जाएगी बेटा। कर लोगे? कोई दिक्कत तो नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद करो, एक सवाल नीट में इसी से। हेलो स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन मैकेनिज्म से एक और सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो इस बार आने के बहुत अच्छे चांस बन रहे हैं, वो मैं लेके आया हूं आपके लिए। अब इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन मैकेनिज्म से रिलेटेड मान लीजिए, चाहे आप अल्कोहल चैप्टर से रिलेटेड मान लीजिए, अल्कोहल का भी आप मान सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने यहाँ रिएक्शन अल्कोहल की ली है जिसमें डिहाइड्रेशन रिएक्शन का इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, क्वेश्चन को पूछे जाने के तरीके सुनिए। पहला क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन इन फॉलोइंग अल्कोहल, या कुछ कंपाउंड्स नीचे दे रखे हैं जिनके अंदर मुझे डिहाइड्रेशन करना है, H2O निकालना है और मुझे ऑर्डर चेक करना है कि भाई किसमें डिहाइड्रेशन ज्यादा इजी होगा। दूसरे सवाल में फिर मैंने आपको अल्कोहल दिया है, कुछ कंडीशंस अप्लाई की है। पहला H प्लस दे रखा है हीट के प्रेजेंस में, दूसरे में Al2O3 या ड्राई ZnCl2 दे रखा है, थर्ड नंबर पे POCl3 P2O5 THO2 में से कुछ दे रखा है। जो भी इनमें से क्वेश्चन में मिले पेपर के अंदर वो आप इस्तेमाल करना। और तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको अल्कोहल का एक साइक्लिक कंपाउंड दिया है और H प्लस हीट के साथ उसको रिएक्ट करा के मुझे कंपाउंड बनाना है। इन तरीके के क्वेश्चंस को, यानी कि डिहाइड्रेशन के क्वेश्चन को करने के लिए आपको डिहाइड्रेशन को समझना पड़ेगा बेटा।
डिहाइड्रेशन क्वेश्चन समझाता हूं मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट के साथ। डिहाइड्रेशन, देखो बेटा, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन दो तरह से होता है। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन दो तरह से होता है, जिसमें से एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। दो तरह के डिहाइड्रेशन आप पढ़ सकते हैं अल्कोहल में, एक इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। नाम से ही लग रहा होगा आपको, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन का मतलब एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स यानी कि दो मॉलिक्यूल्स लेके और H2O निकाल के मुझे उनको जोड़ना होगा, कंपाउंड बनाना होगा। और दूसरा कंपाउंड, दूसरी जो रिएक्शन है वो है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब है एक ही मॉलिक्यूल में से मुझे H2O निकालना होगा, डिहाइड्रेशन करना होगा। इंटरमॉलिक्यूलर में वापस सुन लीजिए, इंटरमॉलिक्यूलर में दो मॉलिक्यूल्स में से H2O निकालना है, दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल लेंगे उसमें से H2O निकालना है। इंट्रामॉलिक्यूलर में एक ही अल्कोहल के मॉलिक्यूल से H2O को निकालना है। अब बात ये आती है कि ये क्वेश्चन में दिया जाएगा क्या सर कि हमें इंटरमॉलिक्यूलर करना है या इंट्रामॉलिक्यूलर करना है? नहीं, क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, आपको पहचानना पड़ेगा बेटा। कैसे? सपोज दैट आपको रिएक्शन मिल गई C2H5OH और ऊपर लिख दिया कॉन्सेंट्रेट H2SO4 विद हीट, और नीचे लिख दिया, मान लीजिए इस तरह से, इसको ऐसे लिख दिया H+ हीट। तो देखो, जब भी कॉन्सेंट्रेट H2SO4 हीट यानी कि किसी कॉन्सेंट्रेट एसिड की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन कराना होता है तो वो इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर देता है। तो वो ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, आपका मतलब यही समझना है कि इसमें डिहाइड्रेशन करना है, H2O निकालना है। अब डिपेंड करती है कि रिएक्शन में टेम्परेचर क्या दिया गया है। रिएक्शन के टेम्परेचर पे ये पता लगाएगा कि आपको इस रिएक्शन में डिहाइड्रेशन इंटरमॉलिक्यूलर करना है या फिर इंट्रामॉलिक्यूलर। सुनो, अगर रिएक्शन में मान लीजिए यहां ऊपर वाली रिएक्शन में आपको 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे दिया जाए, 140 डिग्री को केल्विन में बदल के भी लिख सकता है, घबराना मत। केल्विन में आए तो फिर केल्विन में देखना, डिग्री सेंटीग्रेड में आए तो 140 देखना। और रिएक्शन को 165 से 170 डिग्री के बीच में भी दिया जा सकता है। इन्हीं कंडीशंस के साथ में दोनों कंडीशंस ही अलग अलग हो गई, अब दोनों में प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे। इट मींस रिएक्शन बेस्ड ऑन टेम्परेचर। पहली वाली रिएक्शन में भी डिहाइड्रेशन होगा, दूसरी वाली रिएक्शन में भी डिहाइड्रेशन होगा, लेकिन पहली वाली रिएक्शन का जो डिहाइड्रेशन होगा वो डिहाइड्रेशन इंटरमॉलिक्यूलर कहलाएगा, और नीचे वाली का जो डिहाइड्रेशन है वो इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन कहलाएगा। ऊपर वाली कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि इथाइल अल्कोहल एक्सेस में लेना पड़ता है। 140 डिग्री पर इथाइल अल्कोहल एक्सेस में ले लिया जाए, अधिकता में ले लिया जाए, तो फिर ये रिएक्शन इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन करके आपको ईथर दे देती है C2H5O C2H5, जिसे आपने खूब सुना होगा विलियमसन continuous etherification प्रोसेस। सुना है कि नहीं सुना? विलियमसन कॉन्टिन्यूअस ईथरिफिकेशन प्रोसेस नाम पड़ जाता है ऊपर वाली रिएक्शन का, जिसमें कि इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होने जा रहा है। और नीचे वाली रिएक्शन को आप प्लेन डिहाइड्रेशन कहते हैं, सिंपल डिहाइड्रेशन, जिसमें एक एल्कीन बनेगी। इसमें तो ईथर बना है, इसमें तो ईथर बना है, लेकिन इंट्रा जब होती है तो एल्कीन बनती है, एल्कीन। मैं पहले इस रिएक्शन की यानी ऊपर वाली रिएक्शन की बात कर रहा हूं। देखो, डिहाइड्रेशन दोनों में ही है, समझ में आ रहा है? डिहाइड्रेशन तो यहां भी हुआ, डिहाइड्रेशन यहां भी हो, यहां भी H2O निकलेगा, यहां भी H2O निकलेगा, यहां ईथर बनेगा और यहां एल्कीन। यहां दो मॉलिक्यूल काम आएंगे अल्कोहल के, यहां एक ही मॉलिक्यूल में काम होगा। पहले ऊपर वाली रिएक्शन को देखते हैं, नीचे वाली को बाद में देखेंगे।
OH2 प्लस। इसका मतलब है कि आपने अल्कोहल को प्रोटोनेटेड कर दिया, ये हो गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल में प्रोटॉन का अटैक करा के जोड़ दिया आपने, प्रोटोनेशन कर दिया उसका। यहां तक कोई दिक्कत? रिएक्शन में हुआ क्या था मैं पूरा बताता हूं। जब ये H प्लस इस पे अटैक करता है तो देखो O के ऊपर 2 लोन पेयर है ना, 2 लोन पेयर, तो एक लोन पेयर तो काम में ले लेता है ये H और बॉन्ड बना लेता है। एक H ऑलरेडी लगा हुआ था और इसके ऊपर प्लस आ जाता है क्योंकि O के ऊपर डेफिशिएंसी हो गई पेयर की। तो इस तरह से मैंने इसको ऐसे लिख दिया था C2H5OH2 प्लस। समझ में आया? ये काम होने के बाद रिएक्शन में प्रोटोनेटेड कंपाउंड जनरेट हो गया। फिर इसी कंपाउंड पर यानी इसी रिएक्शन पर क्या होता है, अल्कोहल की एक्सेस करके, यानी कि C2H5OH को एक्सेस में लेकर ये रिएक्शन 140 डिग्री तक पहुंचाई जाती है, 140 डिग्री पे पहुंचाई जाती है। गर्म करते जाते हैं 100 से ऊपर, 105, 110, 120, 130, 140 पे जैसे ये पहुंचती है तो मैकेनिज्म लग जाती है SN2 और ये जो अल्कोहल है ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह इसके ऊपर जुड़ जाता है। SN2 चलेगी बिकॉज दिस इज एन 1 डिग्री अल्कोहल। और ध्यान रखें ये प्रोसेस होती भी 1 डिग्री अल्कोहल में ही है ज्यादातर। 2 डिग्री 3 डिग्री में आपको ईथर बहुत कम मिलेगा, ना 3 में तो मिलेगा ही ना के बराबर। 3 डिग्री में तो वो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन कर जाएगा। यहाँ इंटरमोलिकुलर चल रहा है, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन में 1 डिग्री में ही ज्यादा चांस रहते हैं। SN2 मैकेनिज्म में क्या होगा, कार्बन से एक तरफ से तो देखो ये H2O निकलता जाएगा, ये निकलता जा रहा है प्लस लेकर, और दूसरी तरफ से ये अटैक करता जाएगा। कौन? C2H5OH, ये इधर से अटैक कर रहा है, ये अटैक कर रहा है। धीरे धीरे ये निकलता जाएगा, वो जुड़ता जाएगा, इसको निकालते जाओ, इसको लाते जाओ, फाइनली होगा ये कि एक TS बन जाएगा इस तरीके का, जिसको आप ट्रांजिशन स्टेज कहते हैं। और इस ट्रांजिशन स्टेज की वजह से जैसे जैसे H2 निकलेगा उस O पे चार्ज बनने लगेगा और इस तरह की एक स्ट्रक्चर बनेगी OH C2H5 और ये प्लस निकल के O पे आ जाएगा। थोड़ी देर के बाद O जब चेक करेगा कि यार मुझ पे तो अनस्टेबिलिटी आ गई, पॉजिटिव आ गया, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचकर H प्लस को बाहर निकाल देगा। गौर से देखिए, H प्लस को बाहर निकाल रही है, जो H निकल रही है वो अल्कोहल की निकल रही है, और जो H यहां जुड़ी थी इस अल्कोहल पे वो एसिड की थी, H2SO4 की H थी। H2SO4 की H ने अटैक किया, अटैक करके यहां जुड़ गया, जुड़ने के बाद यहां TS बना, वो तो निकल रहा है H2O के फॉर्म में, और इस पे जो OH आ रहा है अल्कोहल का, ये देखो अल्कोहल का OH आया है ना यहाँ, इसके ऊपर प्लस आ गया और O के ऊपर प्लस आते ये H निकल गई प्लस बन के, ये H प्लस बन के बाहर निकल गई। ये किसकी H निकल रही है बाहर? ये बाहर निकल रही है अल्कोहल की H। और जैसे ये H निकली कंपाउंड बन गया C2H5O, C2H5, और ये H बचे हुए HSO4 माइनस से रिएक्शन करके वापस H2SO4 बना लेगी। ये जो H निकली वो वापस H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए इसको कॉन्टिन्यूअस वर्ड से लिखा गया है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि इस रिएक्शन में जो H2SO4 आप रिएक्शन में डालते हो वो H2SO4 रिएक्शन कराने के बाद वापस बाहर निकल जाता है। H2SO4 डाला और वापस बाहर निकल गया, अर्थात कि आपको बार बार H2SO4 को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी H2SO4 का इस्तेमाल फिर से रिएक्शन की रिपीटेशन में हो जाएगा और कंटिन्यूअसली रिएक्शन चलती रहेगी, यानी कि ये रिएक्शन बार बार इसी H2SO4 के यूज से बार बार आगे की ओर प्रोसीड करेगी। इसीलिए इसका नाम विलियमसन ईथरिफिकेशन, कॉन्टिन्यूअस ईथरिफिकेशन प्रोसेस रखा गया है। विलियमसन कॉन्टिन्यूअस ईथरिफिकेशन। एक और होती है विलियमसन की, वो विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, उसकी भी डिस्कशन बाद में करेंगे, अभी जरूरत नहीं है। अभी मैं एलिमिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहा हूं।
ये तो हुआ साहब आपका इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन विच इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। कम टेम्परेचर था, ये बन गया। ऐसे ही रिएक्शन एक और बताता हूं मैं आपको, ये रिएक्शन Al2O3 की प्रेजेंस में भी हो सकती थी। Al2O3 यानी कि ये कंडीशन अगर मान लीजिए ऐसे ले ली जाती C2H5OH और यहां लिख दिया जाता Al2O3 250 डिग्री सेंटीग्रेड और नीचे लिख दिया जाता Al2O3 350 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऊपर वाली रिएक्शन में तो बनता है ईथर और नीचे वाली रिएक्शन में बनता है एल्कीन। देखो ऊपर वाली में हो गया इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन और नीचे वाली में हो गया इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन। जैसे इसमें बताया वैसे ही इसमें बता रहा हूं मैं आपको। देखो ये इंटरमोलिकुलर, ये इंट्रा, यहां 140 पे इंटर, 165 170 पे इंट्रा, या 250 पे इंटर और 350 पे इंट्रा। इंट्रा में एल्कीन बनती है हमेशा और इंटरमोलिकुलर में ईथर बनते हैं। ये भी बन गया, ये भी ईथर बन गया। अब मैं आपको लेके चलता हूं अगली रिएक्शन पे, जिसे मैं मोस्टली आपको समझाने वाला था। समझाना मुझे ये था, मैं इसी के पास लेके आ रहा हूं आपको। तो क्योंकि इंटरमोलिकुलर, अब भाई डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल समझा रहे हैं तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल समझ लेंगे और उसमें इंटरमोलिकुलर नहीं समझेंगे तो वो सही नहीं लगता। इसलिए पहले मैंने इंटर समझा दिया, अब मैं इंट्रा समझा रहा हूं। अब इंट्रा की बात करते हैं, आखिर हुआ क्या है। इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन में पहले आपको छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। ध्यान रखें बेटा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से एक सवाल काफी ज्यादा चांस पे है इस बार। बी अलर्ट। आप बिना कंडीशन के डिहाइड्रेशन नहीं कर सकते। अगर आपको डिहाइड्रेशन करना ही है तो आपको लेना पड़ेगा कोई ना कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बिना डिहाइड्रेटिंग एजेंट के डिहाइड्रेशन नहीं होगा। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेने के बाद ये रिएक्शन आराम से हो जाएगी, H2 निकल जाएगा। आप चाहे पीछे वाले कोई किसी भी डिहाइड्रेशन को देखो, जो मैंने इंटर में पढ़ाया था, इंटरमोलिकुलर में, उसमें भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिया था मैंने, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 या Al2O3, जो भी आपको लेना है, लेना जरूर है। बिना डिहाइड्रेटिंग एजेंट के डिहाइड्रेशन नहीं होगा कोई सा भी, क्योंकि OH एक बैड लीविंग ग्रुप होता है, अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता। ये OH इस कंपाउंड को लीव नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं। ये रिएक्शन हुई कैसे, इसे समझने के लिए पहले मैं आपको बता दूं डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते क्या है। ये वो एजेंट होते हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल से H2O को रिलीज कराते हैं, बाहर निकालते हैं। अब H2O को बाहर कैसे निकालोगे आप? डिहाइड्रेटिंग एजेंट ये काम करते हैं बेटा। दो तरह के होते हैं मेरे बच्चा, दो तरह का। एक तो होता है प्रोटिक डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एक होता है एप्रोटिक डिहाइड्रेटिंग एजेंट। नाम से कुछ महसूस हुआ? प्रोटिक का मतलब है जिसमें H+ मौजूद हो, ऐसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए, लाइक कॉन्सेंट्रेट H2SO4, कॉन्सेंट्रेट H3PO4, या इसके अलावा KH2PO4 आप ले सकते हो, KHSO4। देखो सब में प्रोटॉन है, ऐसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए। साथ में हीट ले लीजिए, थोड़ा गर्म करोगे तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। ये तो है प्रोटिक। अब प्रोटिक का मतलब कभी ये मत समझ लेना कि कॉन्सेंट्रेट HCl ले लिया जाए, कॉन्सेंट्रेट HCl नहीं लिया जाता। ध्यान रखें ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं है। अगर एल्कोहल के साथ आपने इसका इस्तेमाल कर दिया तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड करेगी। ध्यान रखें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड होगी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है कि अगर आपने इसको एल्कोहल के साथ ले लिया
तो ये OH को हटा के Cl लगा देगा और रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन में ले जाएगा। आप एल्कीन बना रहे थे, हवा खाओ एल्कीन नहीं मिलेगी आपको। आपको याद है ल्यूकस रिएजेंट, ड्राई ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl। ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है? HCl ही तो होता है उसमें। वो एल्कोहल से जब रिएक्शन करता है तो एल्कोहल का कन्वर्जन एल्काइल क्लोराइड में नहीं कराता क्या? तो HCl मत ले लेना, HCl मत ले लेना, कहीं प्रोटिक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के चक्कर में ये ले लें। और HNO3 भी मत ले लेना, ये भी प्रोटिकल ले मत लेना इसको, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ऑक्सीडेशन करा डालेगा। अगर आपने अल्कोहल के साथ इसको ले लिया HNO3 को, तो अल्कोहल का कन्वर्जन एल्डिहाइड या कीटोन में करा दे। तो फाइनली H2SO4 H3PO4 या फिर इनका कोई कंपाउंड लेना है आपको, कोई और नहीं लेना। जैसे KH2PO4 ले लिया, KHSO4 ले लिया, ये प्रोटिक हाइड्रो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो कि आराम से आपको क्या करवा देंगे? डिहाइड्रेशन करा देंगे। दूसरी खास बात, जब भी इनको लेंगे मैकेनिज्म इवन ही होगी, ऑलवेज इवन चलेगी, क्योंकि ये हमेशा H+ देंगे, H+ जाके उन पे जुड़ेगा और वो कैटायन बना लेंगे। इवन करानी है इनकी प्रेजेंस में। और दूसरी बात, ऑलवेज सेट जेफ की एल्कीन ही यहां बनानी है, यहां कभी भी हॉफमान की एल्कीन नहीं बनेगी इनकी प्रेजेंस में। अगर मैंने कहा कि कोई अल्कोहल ले लिया और यहाँ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे इनमें से कोई प्रोटिक डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लिया, तो रिएक्शन में हमेशा इवन चलेगी और सेट जेफ के अकॉर्डिंग एल्कीन बनेगी। दो बातें दिमाग में रखोगे ना आप लोग। एप्रोटिक में आइए। एप्रोटिक के अंदर आपको क्या क्या ले सकते हैं आप लोग? आप चाहो तो एनहाइड्रस Al2O3 आप ले सकते हो विद हीट। ड्राई ZnCl2 ले सकते हो विद हीट। POCl3 एनहाइड्रस ले सकते हो विद हीट। P2O5 विद हीट ले सकते हो। थोरियम ऑक्साइड THO2 विद हीट ले सकते हो। ये सब ले सकते हो आप। बस ध्यान में रखने की बात ये, अगर इनमें से कोई लिया आपने दोनों में से, तो मैकेनिज्म E2 चलेगी और सेट जेफ की एल्कीन बनेगी, सेट जेफ की। और इनमें से कोई लिया तो E2 चलेगी लेकिन हॉफमान की एल्कीन बनेगी। ये बड़े साइज के हैं और बड़े साइज के कंपाउंड या डिहाइड्रेटिंग एजेंट हॉफमान की एल्कीन बनाएंगे, मैं पीछे बता चुका हूं। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा, आपके रखना पड़ेगा। अब आइए अपने सवाल पर। सवाल को गौर से देखो। जब भी ऐसे हाइड्रोक्सी कीटोन आपको मिले और डिहाइड्रेशन के लिए आपसे ऑर्डर पूछे या पूछे किसमें सबसे ज्यादा होगा, तो आपको सीधा सीधा ये देखना है कि ऐसा कौन सा अल्कोहल है जिसमें कीटो ग्रुप के बगल में H मिल जाए। आपको ध्यान रखें, कीटो ग्रुप के बगल में H मिलनी चाहिए, OH नहीं, H मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कीटो ग्रुप के बगल वाली H ड्यू टू देयर -M इफेक्ट हाईली रिएक्टिव हो जाएगी जब ये निकलेगी। तो जब ये निकलेगी तो यहाँ माइनस आएगा, H+ निकलेगी तो माइनस आएगा, और इस माइनस को स्टेबल करने के लिए -M है आपके पास। इस वजह से ऐसा चाहिए। इसी से आंसर देना और किसी चीज से मत देना। आपको मैं पहले ही बताया हूं, गलत करेंगे बच्चे। ये सवाल पहले भी आ चुका है, फिर आएगा, और ये बहुत सारे बच्चा गलत करता है क्योंकि उसको लगता है कि इसमें दोनों में प्रोडक्ट सेम ही तो बन रहा है सर। इसमें से H निकाल दो तो भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इसमें से H2 निकाल दो तो भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये H और OH निकलने के बाद भी डबल बॉन्ड ही आएगा, और ये H और OH निकलने के बाद भी डबल बॉन्ड ही आएगा, और आप कंफ्यूज हो जाओगे।
कि भाई जब दोनों में सेम प्रोडक्ट बन रहा है तो फिर रिएक्टिविटी कैसे बताएं। तो मैं क्या बता रहा हूं, जब भी हाइड्रोक्सी कीटो कंपाउंड हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आपको मिले और डिहाइड्रेशन की बात करें तो कीटो के बगल में H होना चाहिए और उसके बगल में OH होना चाहिए। ऐसा कंपाउंड जबरदस्त रिएक्टिविटी शो करता है डिहाइड्रेशन के लिए, इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी यहां सेकंड की होगी, उससे कम यहां फर्स्ट की होगी, लास्ट में थर्ड आएगा। कर लोगे? इधर आइए, अब H प्लस दे दिया, हीट दे दिया, पहचान तो लोगे ना। H प्लस मतलब E1 चलेगी। देख लो भैया कंडीशन H प्लस मतलब प्रोटिक लिया है और प्रोटिक का मतलब है कि E1 चलेगी, सेजेब की बनेगी। लो साहब मैंने चला दी E1। अब जब E1 चलेगी तो फिर इंटरमीडिएट कैटायन बनेगा बेटा। तो बताओ कैटायन कैसे बनेगा? पहले H प्लस का अटैक OH पे कराओ, OH2 प्लस बन जाएगा। OH2 प्लस बनते ही H2O निकाल देना, इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा। इस कार्बन पे प्लस आते ही शिफ्टिंग कर देना। देखो ये हाइड्राइड शिफ्टिंग करो, क्योंकि कैटायन 3 डिग्री बन सकता है। ये पहले भी कई बार आ गया इस टाइप का सवाल। अब जैसे ही कैटायन को आप शिफ्ट करोगे, स्ट्रॉन्ग बनाओगे, स्टेबल बनाओगे, तो ये ऐसा बन जाएगा। ये आ गया प्लस। अब H निकाल दो H प्लस बीटा कार्बन से। बीटा एलिमिनेशन ही तो चल रहे हैं और चल क्या रहा है? एलिमिनेशन, इंट्रामोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन जब होते हैं तो बीटा एलिमिनेशन होते हैं। एक कार्बन से OH और पड़ोसी से H, बीटा कार्बन से H निकाल दो। अब पड़ोसी तीनों है मेरी तरफ, तो देखो ये भी मेरा पड़ोसी, ये भी पड़ोसी, ये भी पड़ोसी, तीनों नेबर है। कौन निकलेगा, कौन सी जगह से जाएगी H? तो सेजेब बताएगा आपको। अरे सेजेब से पूछो किस पड़ोसी की H लेनी है। अब आप खुद सोचो, इसकी H लोगे तो डबल बॉन्ड इनके बीच में आएगा, अल्फा H कम रह जाएगी। इसकी लोगे तो भी वही सिचुएशन, और इसकी H लोगे तो आपको ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा मेरे बच्चों, और अल्फा H भी ज्यादा हो जाएगी, स्टेबल एल्कीन मिल जाएगी, प्रोडक्ट बन जाएगा। दैट्स क्लियर। अब मैं बात कर रहा हूं इस वाली रिएक्शन की, इसकी इधर बात कर लेते हैं। जब इस रिएक्शन को मैंने देखा तो कंडीशन याद आ गई, मेरे याद आ गई कंडीशन। ओ हो ये लगेगी। E2 लगाना है, सेजेब की बनानी। E2 लगाना है तो इसका मतलब कैटायन तो नहीं बनेगा, E1 में बनता है कैटायन तो, और सेजेब की बनानी है तो OH हटा दूं और पड़ोसी से H निकाल दूं बस। 1 2 3 डबल C, ये तो वही बन गया होगा वही। आप अपना काम करो, कॉन्सेप्ट लगाओ अपना, वो बन गया होगा, अच्छी बात है। वो का वही बन गया तो क्या दिक्कत आ रही? ये बनेगा, OH यहां से लिया, H यहां से लिया, कैटायन नहीं बनाया, सीधा OH और H उठाया। OH वहां से उठाया जहां वो था, और H वहां से उठाया जहां बीटा कार्बन था। बीटा कार्बन भी ऐसा उठाना है, ऐसी H उठानी जिससे अल्फा H ज्यादा बने, क्योंकि सेजेब की एल्कीन बनानी है आपको इस वाली रिएक्शन। ये सेजेब की हो गई, ये सेजेब की हो गई। अब नीचे इस रिएक्शन में जो कंडीशन दे रखी, पहचानो उनको, ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन E2 कराएगी, मतलब कैटायन नहीं बनेगा, और हॉफमान की एल्कीन बनाएगी। लो साहब हो गया कल्याण, हॉफमान की एल्कीन बनाएगी तो फिर भैया OH यहां से जाएगी और H यहां से जाएगी, OH यहां से जाएगी और H यहां से जाएगी, डबल बॉन्ड आ जाएगा और हॉफमान की एल्कीन बन जाएगी। और ये बन गई हॉफमान की एल्कीन जिसमें अल्फा H कम है। आ रहा है क्या कुछ समझ में? अगला सवाल, इस वाले को देखो, H प्लस हीट, ओके, H प्लस हीट खूब बताया। देखो ये H प्लस हीट की कंडीशन हो गई, मतलब ये वो कंडीशन है जो प्रोटिक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की वजह से आती है। तो भैया बनाओ इसका कैटायन, क्योंकि OH पे H का अटैक होगा, ये OH2 प्लस बन जाएगा। OH2 प्लस बन जाएगा तो इसमें से H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा तो कैटायन बन जाएगा। और याद करो ये कैटायन रिंग एक्सपेंड करता है, रिंग एक्सपेंड करता है।
और रिंग एक्सपेंड हो जाएगी तो ये रिंग 6 की बन जाएगी और 6 की रिंग में प्लस आ जाएगा, जिसमें से H प्लस निकालने के बाद आपको साइक्लोहेक्सीन मिल जाएगी बेटा। कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद करो, एक सवाल नीट में इसी से इस बार। नमस्कार।